मई जून 2023 पेपर 2 वेरिएंट 2 ए लेवल फिजिक्स बल्कि एएस का स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का पेपर है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन प्रेशर। तो प्रेशर की डेफिनेशन तो सबको पता है कि प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ आगे चलते हैं। यूज द आंसर टू पार्ट A1 to show that SI base unit of pressure are किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड टू पावर -2। तो बेटा प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास हमने ऊपर लिखा है, प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स जो बराबर होता है वो बराबर होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया। डिनोमिनेटर में आ गया। मास का यूनिट हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एरिया का यूनिट बेटा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये मीटर और ये मीटर की पावर गई, और हमारे पास क्या बचा, किलोग्राम। मीटर डिनोमिनेटर में है, ये 1 मीटर बचा है, ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी किलोग्राम मीटर इन्वर्स सेकंड टू द पावर -2 ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो ये देखिए हमें ये प्रूफ करना था और ये आंसर आ गया। Now next part, a horizontal pipe has length L and a circular cross-sectional area of radius R. A liquid of density ρ flows through the pipe. The mass M of liquid flowing through the pipe in time t is given by, और ये एक आपके पास खतरनाक सी क्वेश्चन दे दी, where P1 and P2 are the pressures। ये जो कह रहा है P2 minus P1 लिखा हुआ है, ये प्रेशर्स हैं at the end of the pipe and K is a constant। Determine the SI unit of K। अच्छा, तो K को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो इस K को जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास, ठीक है, इस K को हम यहाँ पर ले जाते हैं, और ये मास जो है इधर, इसको हम इधर डिनोमिनेटर में लेकर आ जाते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ बेटा, ये जो P2 माइनस P1 है, ये चेंज इन प्रेशर है। तो इस P2 माइनस P1 को क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डेल्टा P से, क्योंकि यूनिट्स निकालने हैं तो एक ही दफ़ा प्रेशर का यूनिट आ जाएगा हमारे पास। तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा रीराइट करता हूँ। M की जगह मैंने क्या लिखा, K। और उसके बाद हाँ, एक और काम कर लेते हैं आगे जाने से पहले, कि हमारे पास पाई जो है, पाई ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, 8 जो है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, तो इनका कोई यूनिट नहीं है, तो इसको और इसको हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो हमारे पास k इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 की जगह मैंने डेल्टा P लिख दिया, R टू द पावर 4, और डेंसिटी और टाइम। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया, एक मास आ गया और एक एल आ गया। नाउ बेटा, अब प्रेशर का यूनिट अभी अभी हमने ऊपर निकाला है, किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकंड टू द पावर -2। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यानी सिर्फ इसका यूनिट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो प्रेशर का हमने क्या लिखा, किलोग्राम। मीटर इनवर्स को ऊपर ले जाने के बजाय मैं नीचे लिख देता हूँ, और सेकंड टू द पावर -2 को भी ऊपर ले जाने के बजाय मैं इस तरह लिख देता हूँ। उसके बाद बेटा, आर आपके पास क्या था, रेडियस। रेडियस किस में होता है, मीटर्स में। तो अब मैं आर के यूनिट अलग से करके लिख देता हूँ। रेडियस हो गया मीटर टू द पावर 4। अब हम डेंसिटी के यूनिट लिखते हैं। डेंसिटी किसके बराबर होती है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा, टाइम। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड्स। तो ये हमने यहाँ पे सेकंड्स लिख दिया। उसके बाद बेटा, ये हमारे पास डिनोमिनेटर होल के ऊपर आ रहा है, और हमें मास m kg और लेंथ m ये डिनोमिनेटर में लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड्स के नीचे लिख देता हूँ। ये मास का यूनिट क्या है, kg, और लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। अब अगर हम ये देखें तो ये मीटर और ये मीटर टू द पावर 3, ये कितना हो गया, मीटर टू द पावर 4, और ये क्या है, मीटर टू द पावर 4। ये पूरा का पूरा आपके पास मीटर तो कैंसिल हो गया, ये और ये। सिमिलरली आपके पास किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, और एक और चीज़ हमारे पास कटती नजर आ रही है, ये सेकंड टू द पावर स्क्वायर, और ये सेकंड ये हमारे पास से कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास जो चीज़ बची, किलोग्राम, डिनोमिनेटर का मीटर ऊपर आ जाएगा, मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। आसान सा सवाल था। अच्छा, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द वैल्यू of k by measuring the values of the other quantities in the equation in B। ठीक है, the value of L and R each have percentage uncertainty of 2%। कह रहे हैं ये जो इक्वेशन है हमारे पास, R और L, इन दोनों की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है L की और R की, वो हमारे पास है कितनी, 2%।
2% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। ठीक है भाई, और आगे देखते हैं क्या है। State and explain quantitatively which of these two quantities contribute more to the percentage uncertainty in the calculated value of k। मेरा बेटा वो पूछ रहा है कि कौन सी चीज़, अगर हम k कैलकुलेट करने के लिए जाएं तो कौन सी चीज़ आपके पास कौन सी क्वांटिटी, रेडियस यानी r या लेंथ ज़्यादा आपके पास अनसर्टेनिटी ऐड कराएगी अगर हम k की अनसर्टेनिटी निकालने जाएं। तो बेटा ये देखो, l तो आपके पास सिंपल सा है, ठीक है, एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है। आर के ऊपर तुम देखो तो पावर 4 है, तो आर टू द पावर 4, तो हमारे पास अगर मैं नीचे लिखूं ताकि आंसर भी हो जाए, आर टू द पावर 4, ठीक है। अगर मैं इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना चाहूं तो आर की हो गई डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और ये जो पावर है 4 की, जो पावर है ये क्या बन जाएगी, कोएफिशिएंट। अच्छा, अब अगर और आगे आप देखें तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इसकी वैल्यू हमें एग्जामिनर ने दी है, वो कितनी दी है, 2%। और ये जब अपने 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ये कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कंट्रीब्यूट करने के लिए जा रही है, 8% रेडियस अकेला। जबकि हमारे पास जो लेंथ थी एल, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी सिर्फ 2% कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो हमें क्या लिखना है कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर आर कंट्रीब्यूट्स मोर। ठीक है। नाउ स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट को कहते हैं जहां ऑब्जेक्ट का पूरा वेट अपीयर्स टू बी एक्ट, सीम्स टू बी एक्ट। तो हम इसको छोड़ के और आगे चलते हैं। टू ब्लॉक्स आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल बीम दैट इज पिवटेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आपके पास जो पिवट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है। A large block of weight 54 Newton is a distance of 0.45 ये मीटर फ्रॉम द पिवट। तो ये हमें नजर आ रहा है 54 न्यूटन और ये पिवट से इस डिस्टेंस पर है। ठीक है। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वेट 2.4 न्यूटन इज अ डिस्टेंस 0.95 फ्रॉम द पिवट। ठीक है, तो ये जो आपके पास 2.4 न्यूटन का वेट है ये पिवट से इतने डिस्टेंस पर है। एंड अ डिस्टेंस ऑफ 0.35 फ्रॉम द राइट हैंड एंड ऑफ द बीम, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास बचा है वो 0.35 का बचा है। ठीक है। द राइट हैंड end of the block is connected to the ground by a string that is at an angle of 30 degree to the horizontal. The beam is in equilibrium. By taking moment about the point P, calculate the tension T in the string. तो बेटा ये आपके पास स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन T है। अगर मैं टेंशन के कंपोनेंट्स ब्रेक करूं तो आपके पास एक टेंशन का ये कंपोनेंट बनेगा थीटा के साथ वाला, जो जिसको हम कहते हैं T cos थीटा, और एक थीटा के अपोजिट वाला यानी जिसको हम कहते हैं T sin थीटा। तो हमारा मेन इंटरेस्ट जो है वो थीटा के सामने वाला T sin थीटा है। ठीक है, एक कंपोनेंट ये बना और एक कंपोनेंट हमारे पास ये बना। ठीक है, और इसका नाम क्या है, T sin ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, इसको अगर मैं यहां बनाने के बजाय बेटा अगर मैं अपना इस वेक्टर को उठा के इधर लेकर आ जाऊं तो कोई टेंशन तो नहीं, ताकि हमारे पास ज़िंदगी आसान रहे। और ये T sin थीटा इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास पूरा हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपके पास जो मोमेंट प्रोड्यूस कराएगा T sin थीटा, वो आपके पास किस डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस कराएगा, वो आपके पास इस डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज। और ये 2.4 न्यूटन वाला भी आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट प्रोड्यूस कराएगा। ये वाला 54 न्यूटन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, तो अब हम बाय टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट द पिवट, तो हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम में है, तो हमें मालूम है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास कितना है, 54 टाइम्स 0.45, 54 टाइम्स 0.45 इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास कितना है, 2.4 न्यूटन का वेट है और 0.95 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो 2.4 न्यूटन और डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट कितना है, 0.95। एक तो ये हो गई, और दूसरा हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो T sin 30 डिग्री ये फोर्स हो गई, और इसका पिवट से जो डिस्टेंस है
वो आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, यानी 0.95 प्लस 0.35, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.3 मीटर्स। यस, 1.3 मीटर्स। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है, टी साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1.3 मीटर्स। अब हमें टेंशन निकालनी है, तो आपके पास ये इसकी वैल्यू आई 24.3 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में आ रही है 2.28, और उसके बाद आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है 0.65 ऑफ टी। तो बेटा टी की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर में डाल के 34 न्यूटन आंसर आया। नाउ नेक्स्ट, द स्ट्रिंग इज कट सो दैट द बीम इज नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्ट्रिंग काट दिया, टेंशन द स्ट्रिंग बिकम्स 0। ठीक है, और कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द पिवट एक्टिंग ऑन द बीम। चूंकि अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, तो रिजल्टेंट मोमेंट प्रोड्यूस होगा। रिजल्टेंट मोमेंट के लिए हम क्लॉकवाइज मूवमेंट में से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस करेंगे और वाइस वर्सा जो भी लार्जर हुआ। ठीक है, तो चूंकि आपके पास क्या चीज़, स्ट्रिंग कट हो चुका और क्वेश्चन में वो कह चुका कि हमारे पास अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, तो अब आपके पास रिजल्टेंट मोमेंट आएगा। तो रिजल्टेंट मोमेंट आपके पास निकालने के लिए, रिजल्टेंट मोमेंट निकालने के लिए इसने सवाल में कहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द पिवट एक्टिंग ऑन द बीम इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो हमें रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लार्जर मोमेंट माइनस स्मॉलर मोमेंट। तो लार्जर मोमेंट हमारे पास किसका है, 24.3 यानी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट जिसका मोमेंट आ रहा है ये वाला मोमेंट आपके पास ये चीज़ नहीं बचेगी। रीज़न क्या है कि स्ट्रिंग आपने कट कर दिया है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स 0। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 24.3, यहाँ से हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को बोरो कर रहे हैं इधर, ये और ये वाली वैल्यू, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 24.3 माइनस 2.28, तो इससे आंसर हमारे पास जो आया वो आया 22.02। 2SF में लिखना है तो हम 22 आंसर लिख देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द बीम in part B rotates when the string is cut and the small block of weight 2.4 Newton is projected through the air. ठीक है, figure 2.2 shows the last part of the path of the block before it hits the ground at point Y. ठीक है, at point X on the path, यानी इस वाले पॉइंट पर, the block has a speed of 3.4 meters per second. तो यहाँ पे हम इसकी स्पीड की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे स्पीड थी 3.4, बहुत छोटा हो गया, 3.4 मीटर पर सेकेंड, और ब्लॉक का वेट हमारे पास कितना था, 2.4 न्यूटन। आगे चलते हैं, एंड इज एट अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर नजर आ रहा है। अबव द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड अज्यूम एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ये जिंदगी उसने आसान कर दी कि आपके पास एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, नो रेजिस्टिव फोर्स। अच्छा, कैलकुलेट द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक फॉर इट्स मूवमेंट फ्रॉम एक्स टू वाई। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किस पे डिपेंड करती है, हाइट के ऊपर। हाइट डिक्रीज हो रही है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। तो हाइट कितनी थी आपके पास, 1.8 से, और ये ग्राउंड पर आया है, तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन जीपीई या डिक्रीज इन जीपीई, व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहें, बराबर हो जाएगा mg डेल्टा h। mg किसके बराबर हो गया, वेट के, और h आपके पास हाइट 1.8 है, तो वेट में 2.4 न्यूटन था। ठीक है, और हाइट हमारे पास ऊपर नजर आ रही है 1.8 मीटर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.32। 2SF में आंसर लिखना है तो 4.3 जूल्स हमारे पास आंसर आ गया। नाउ यूज योर आंसर टू पार्ट C1, कह रहे हैं कि जो आपने डिक्रीज इन जीपीई निकाला है एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट वाई। अच्छा मेरा बेटा, इस पॉइंट पर हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, ये ग्राउंड यहाँ पर हाइट 0 हो गई तो आपके पास जीपीई बिकम्स 0। इस पॉइंट पर यानी पॉइंट एक्स पर आपके पास जो जीपीई थी वो थी 4.32 जूल्स। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट था
उसके पास कुछ वेलोसिटी थी एट पॉइंट एक्स, ठीक है, और उसने हमसे सवाल में क्या कहा है कि डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी एट वाई, वाई के ऊपर काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो अगर हम यहाँ की बात करें, पहले मैं इसका जरा कलर चेंज करूं, स्टाइल और ये नाउ बेटा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट पर आपके पास ब्लॉक के पास आपके एक तो काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल थी और दूसरी आपके पास कौन सी एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू आपने निकाली है। और इस पॉइंट पर आपके पास जब हाइट जीरो हो गई तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बची है एट पॉइंट वाई, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से आपके पास क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट वाई, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट वाई इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट एक्स प्लस जीपीई एट पॉइंट एक्स, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी एट y इज इक्वल्स टू GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एट x प्लस आपके पास काइनेटिक एनर्जी एट x। अब हम काइनेटिक एनर्जी एट x निकालने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv², 1/2 आपके पास ये रहा, मास नहीं दिया हुआ, उसने वेट दिया हुआ है, और वेट कितना दिया हुआ है, 2.4 न्यूटन। तो मैं मास हमें यहाँ पे पुट करना है, तो मैं क्या पुट करने के लिए जाऊँगा यहाँ पर, देखो बेटा, W इज इक्वल्स टू mg। अगर मुझे मास निकालना है तो वेट को g से डिवाइड करना पड़ेगा। इस चीज़ को यानी मैं यहाँ पे प्लग इन करने के लिए आ रहा हूँ। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या देगा, 2.4 डिवाइडेड बाय 9.81, और ये मैंने क्लोज किया ब्रैकेट, और स्पीड कितनी थी यहाँ पर, 3.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम स्पीड रख देते हैं 3.4 का स्क्वायर। तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई, इसको सॉल्व करके वो आई 1.414 जूल्स। अब हम वैल्यूज को प्लग इन करना शुरू करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एक्स कितनी थी, ऊपर लिखा हुआ है 4.32, प्लस आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1.414। जब हमने इसको ऐड अप किया तो हमारे पास आंसर आया 5.734। तो 2SF में हमें आंसर लिखना है, तो हमारे पास बना 5.7। नाउ लास्ट पार्ट, स्टेट द वेरिएशन, नहीं थर्ड पार्ट है, इसके बाद भी एक पार्ट है। अच्छा, स्टेट द वेरिएशन इफ एनी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन एज द ब्लॉक एज इट मूव्स फ्रॉम x टू y। कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा। तो मेरा बेटा, एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं, और ओनली फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, विच कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर नो वेरिएशन। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं कि आपके पास शॉर्टकट में एयर रेजिस्टेंस को AR, ठीक है, AR यानी एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन is still in downward direction या still points downward, ठीक है। अब जगह कम है तो लिख देते हैं therefore no variation, ठीक है भाई। सिर्फ एक ही वेक्टर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एयर नहीं आ रही, तो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा नहीं ना। और आगे चलते हैं। द ब्लॉक passes at point x at time tx and arrives at point y at time ty, ठीक है। On figure 2.3 sketch a graph to show the variation of the magnitude of the variation हमें निकालनी है horizontal component of velocity of the block with time from tx to ty। तो मेरा बेटा, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने अभी ये बात की कि हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी Vx वो थ्रू आउट जो है आपके पास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। रीजन क्या है कि आपके पास एयर रेजिस्टेंस इज 0, तो कोई हवा नहीं चल रही इस डायरेक्शन में जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आपके पास अफेक्ट करे।
तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन एक अदद लेके लगाता है, ये इधर से इधर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, a block is pulled by a force x in a straight line along a rough horizontal surface। ये एक important point है, rough horizontal surface as shown in figure, ठीक है। तो resistive force आपके पास जो लग रही है वो 0.8 न्यूटन की लग रही है। Assume that the total resistive force opposing the motion of the block is 0.8 न्यूटन एट ऑल स्पीड्स ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, आसान करने के लिए उसने कह दिया कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो आपके पास कांस्टेंट है, स्पीड इंक्रीज करो डिक्रीज करो कुछ भी करो, रेजिस्टिव फोर्स 0.8 न्यूटन की होगी। द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्स कौन सी है, वो फोर्स जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अच्छा, इस शोन इन फिगर 3.2। यहां पर अगर हम इस ग्राफ को देखें तो आपके पास एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है अप टिल 3 सेकंड्स, ठीक है। 3 सेकंड तक एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, और ये जो कांस्टेंट फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड हमारे पास बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये 1 है, ये 1.5 है, 2 3 4 5, तो ये आपके पास 1.4 न्यूटन की हमारे पास कांस्टेंट फोर्स लग रही है टिल 3 सेकंड्स। उसके बाद फ्रॉम 3 सेकंड्स से लेके 6 सेकंड्स तक आपके पास एक और कांस्टेंट फोर्स लग रही है। यानी फोर्स जो लग रही थी उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीज करके आपके पास कितनी हो गई है, ये दो नीचे यानी 0.8 न्यूटन। तो 3 सेकंड पर आके आपके पास फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होके 0.8 न्यूटन हो गई, और अब आपके पास 0.8 न्यूटन की फोर्स लगती रही। लेकिन 0.8 न्यूटन फॉरवर्ड फोर्स है, ठीक है, 3 सेकंड से 6 सेकंड्स तक। और आप यहाँ पर एक और चीज नोट करें कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो भी 0.8 न्यूटन की है, यानी इस रीजन में फ्रॉम 3 सेकंड्स टू 6 सेकंड्स आपके पास रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स 0, क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स आप लगाना है 0.8 न्यूटन, ठीक है, और टोटल रेजिस्टिव फोर्स क्वेश्चन में दी हुई है वो भी 0.8 न्यूटन दे रही है, तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स बिकम 0, ठीक है। अच्छा, तो सारा गेम जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ रही है वो कब से कब तक आ रही है, 0 सेकंड से लेके और 3 सेकंड तक इस रीजन में हमारे पास जो है वो फोर्स की आपके पास रिजल्ट एक कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ रही होगी। नाउ एनीवे, तो फोर्स करते हुए डेफिनेशन भी आ गई, डिफाइन फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन यकीनन आप लोगों को लिखवाई गई होगी स्कूल में कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आगे चलते हैं, डिटरमाइन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये कह रहा है 0 से 3 सेकेंड्स तक आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लें। मेरा बेटा, अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ये जो फोर्स होती है इस फोर्स को हम कहते हैं नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। और हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है, कैलकुलेट द डिटरमाइन द चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो हम क्या करते हैं कि अपने डेल्टा पी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी चेंज इन मोमेंटम को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमारे पास एफ नेट टाइम्स डेल्टा टी, ठीक है। अब नेट फोर्स बेटा देखो, जो फॉरवर्ड फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 1.4 न्यूटन की, और जो बैकवर्ड फोर्स लग रही है वो लग रही है 0.8 न्यूटन की। तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास 1.4 फॉरवर्ड है माइनस बैकवर्ड फोर्स 0.8 है, और टाइम आपके पास कितना है, ये आपके पास दिया हुआ है 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देता हूँ। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 1.8, ये आपने 1.8 लिख दिया। नाउ नेक्स्ट, describe and explain the motion of the block between time t is equals to 3 सेकेंड से लेके टाइम 6 सेकेंड्स तक। तो मेरा बेटा अभी हमने बात की थी कि हमारे पास जो 3 सेकेंड से और 6 सेकेंड्स तक की स्टोरी है, इसके अंदर आपके पास जो फॉरवर्ड फोर्स लग रही है वो लग रही है 0.8 न्यूटन, और बैकवर्ड फोर्स जो लग रही है वो भी 0.8 न्यूटन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या कि आपके पास फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू 0.8 न्यूटन और रेजिस्टिव फोर्स वो आपके पास क्या है, 0.8 न्यूटन,
इससे आपको क्या पता चला, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। और आखिर में आप आखिरी पॉइंट लिख दें कि ब्लॉक मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ऑब्जेक्ट आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। नाउ नेक्स्ट, फोर्स x प्रोड्यूसेस अ टोटल पावर ऑफ 2 वॉट व्हेन मूविंग द ब्लॉक बिटवीन टाइम 3 सेकंड से लेके 6 सेकंड्स तक। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, पावर दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। हमारे पास पावर का एक ही फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन को अगर मैं तोड़ूं तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे ले आते हैं, ये इधर, ये इधर। अब मेरा बेटा पावर कितनी दी हुई है, 2 वॉट, यहाँ हम 2 लिख देते हैं। और जो आपके पास जो फोर्स थी 3 सेकंड से 6 सेकंड तक फॉरवर्ड फोर्स वो 0.8 थी ना, यस 0.8 न्यूटन, 0.8 न्यूटन। डिस्टेंस हमें निकालना है, टाइम आपके पास 3 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक का जो इंटरवल है वो 3 सेकंड्स बनता है। ठीक है, 6 माइनस 3। यहाँ से अगर मैं डी को सब्जेक्ट बना दूँ तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 0.8। इसको कैलकुलेटर में हम प्लग इन करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.5 मीटर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, इसको इतना साइड पे करने की जरूरत है, बीच में लेकर आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये आपके पास 7.5 मीटर आंसर आ गया। और आगे चलते हैं, द ब्लॉक इज एट रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, टाइम t 0 पर ब्लॉक रेस्ट पे था। ऑन फिगर 3.3 स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक विद टाइम t। ठीक है, आपने ग्राफ बनाना है, मोमेंटम टाइम ग्राफ 0 से लेके 6 सेकंड्स तक। अच्छा, फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 से 6 सेकंड्स तक। न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम आर नॉट रिक्वायर्ड। ये बहुत बड़ा आसान किया इन्होंने कि आपको जरूरत नहीं है वैल्यूज की, आप ग्राफ प्लॉट कर दें। तो मेरा बेटा अगर हम ऊपर वाले हमने देखा कि ऊपर जो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ था वो था फोर्स टाइम्स ग्राफ, फॉरवर्ड फोर्स टाइम्स टाइम ग्राफ। ठीक है, तो आपके पास 3 सेकंड से 6 सेकंड्स तक हमने बात की कि आपके पास जो फॉरवर्ड फोर्स लग रही थी वो आपके पास थी 0.8 न्यूटन। ठीक है, और बैकवर्ड फोर्स भी आपके पास जो है 0.8 न्यूटन थी। इसका मतलब आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स थी वो आपके पास 0 थी और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो हमें पता है कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है आपके पास, मोमेंटम बराबर है मास टाइम्स वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो मोमेंटम भी आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास जो 3 सेकंड से 6 सेकंड्स तक आपके पास ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट मोमेंटम को शो करने के लिए। अब आपके पास कहानी शुरू होती है 0 से 3 सेकंड्स तक। मेरा बेटा हमारे पास ऊपर जो ग्राफ दिया हुआ है वो फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और हमें प्लॉट करना है मोमेंटम टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम फोर्स और मोमेंटम टाइम ग्राफ में कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आप देखें y एक्सिस पर मोमेंटम है और x एक्सिस पे आपके पास टाइम है, यानी ये बेसिकली y अपॉन x हो गया। यानी मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपके पास फोर्स के बराबर होगा। अब फोर्स की वैल्यू आपके पास 0 से 3 सेकंड्स तक फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिखूं मोमेंटम अपॉन टाइम, यहां पे लिखूं ये चीज जो होती है, ये चीज किसके बराबर है, ग्रेडियंट। ठीक है, ये चीज हो गई ग्रेडियंट के बराबर। अब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो ग्रेडियंट भी आपके पास कैसा बनेगा, कांस्टेंट ग्रेडियंट बनेगा। ठीक है, तो आपने ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसका ग्रेडियंट आपके पास कांस्टेंट हो। तो ये आपके पास 0 से लेके ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली और ये आपका ग्राफ तैयार है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम अपना पेपर स्टॉप करते हैं।